वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए 50 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमने एसए का टॉपिक 1 लिया है। तो कल ये क्वेश्चन जो पोस्ट हुआ था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिथ और रियलिटी, 700 वर्ड्स में लिखना था आपको, तो ये एसए था। तो आज जो है हम मतलब इसी टॉपिक पे 2 लोगों के द्वारा लिखा हुआ एसे डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने खुद ही लिखा है और एक और एसे जो है उसको डिस्कस करेंगे। मेरा मानना ये है कि एसे ना कभी भी सही और गलत नहीं होता। एसे का सबसे बड़ा आपको सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना होता है वो ये ध्यान रखना होता है कि जो एग्जामिनर है जब वो आपका एसे पढ़ रहा है तो उसको एक फ्लो आना चाहिए कि उसको और इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। तो जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो तो उसमें अगर एक कोई फ्लो नहीं होता है, तो अगर आपने जीएस की तरह लिख दिया कि पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2 ये, ऐसे करके, तो वो एग्जामिनर को कभी भी मजा नहीं आएगा। आप एक स्टोरी सी बनाइए एसे में और उस तरह से लिखिए। तो जो सेकंड एसे है उसमें ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से मेंशन हुआ है। जो उसमें जो है स्टोरी बना के इतना अच्छे से उसको लिंक्ड किया गया है कि एग्जामिनर जो है उसको पढ़ने के लिए जो है मोटिवेट होगा कि जिस तरह से जैसे नॉवेल होता है ना कि हाँ पढ़ते रहो फिर खत्म करेंगे, एक लिंक बनता है, तो उस तरह से जो है सेकंड एसे को कैटर किया गया है। तो हम जो है दोनों एसे डिस्कस करेंगे। तो आप एनालाइज करिए। आपने शायद कुछ और तरीके से भी लिखा होगा, तो बस ऐसे कोई गलत नहीं है, बस आपको ना उसका फ्लो आना चाहिए। तो देखिए, एक हम जो है एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे हमारा ऐसे जो है उसका स्ट्रक्चर होता है और ये सारी चीजें। तो देखिए, ऐसे जो है यूपीपीएससी में जो आता है वो 700 वर्ड्स में लिखना होता है, 50 मार्क्स का होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक 1 था वो था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिथ और रियलिटी। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे का वो बिल्कुल जीएस टाइप ही आपको स्ट्रक्चर लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, 80 से 100 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिख लो। बॉडी 500 से 540 वर्ड की। कंक्लूजन 800 से 100 वर्ड का कंक्लूजन। फिर इंट्रोडक्शन में आप क्या करो, या तो कोई लाइव एग्जाम्पल देके आप शुरू कर दो या फिर एक जनरल इंट्रोडक्शन आप जो है शुरू कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में जो है आपको जो अलग अलग फैक्टर हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, और जिस टाइप का आपका ऐसे है उस हिसाब से फिर एनालाइज करना होगा फैक्टर को। फिर देखना होगा कि उन फैक्टर में कोई गैप तो नहीं है, तो उस गैप को फिर आपको फिल करना होगा और उसमें अपनी एक ओपिनियन देनी होगी एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ। तो सबसे पहले आपको उसके क्या फैक्टर्स हैं, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और फिर वहां आपको एक रेमेडी देनी होगी। तो ये जो है आपका एक लेआउट हो गया। फिर उसके बाद जो है आप एक कंक्लूजन देंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन देंगे, और फिर इस तरह से कि वो जो है लार्जर सोसाइटी को, एंटायर सोसाइटी को जो है बेनिफिट कर रहा हो। तो आपका जो प्रोसीजर पता है क्या होना चाहिए ऐसे लिखने के लिए। जैसे एक ऐसे है उसको 1 घंटा मिल रहा है, तो पहले 5 से 10 मिनट जो है आप जो अपना टाइम यूटिलाइज करिए कि आपको जो है कोई भी जो पॉइंट्स लिखने हैं वो रैंडम पॉइंट्स को लिखिए और अरेंज करिए। जैसे मैंने ये लेआउट बनाया था कि मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में मुझे डेफिनेशन और हिस्ट्री को टच करना है। फिर बॉडी की बात आई, बॉडी में मुझे एडवांटेज लिखने हैं, एडवांटेज में मैं प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है उसके बारे में लिखना है। इस तरह से लेआउट, जीएसटी के बारे में, 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में। फिर चैलेंजेस आए तो मुझे आर्टिकल 356 को इंट्रोड्यूस करना है। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस को, फाइनेंस कमीशन को इंट्रोड्यूस करना है। फिर रेमेडी में मुझे जो है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म करनी चाहिए, गवर्नर सरकार या कमीशन, आर्टिकल 263, एंड फिर वाटर डिस्प्यूट, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। तो ये जो है एक जर्नल लेआउट है। इसमें जो है आप लेआउट बना लेते हो तो हमेशा इसी फ्लो में जो है अपने आंसर को लिखते हो, तो आपको जो है आगे पीछे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए हम जो है अपना एसे डिस्कस करते हैं। तो एसे क्या था आपका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिथ और रियलिटी। तो इसमें जो है मैंने पहले एक जर्नल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, थोड़ा उसको उसकी हिस्ट्री से रिलेट किया है, और फिर जो है हम इंडिया के कंटेक्स्ट में लेके आए हैं और उसके एडवांटेज बताए हैं। तो देखिए, देखते हैं। Though the Constitution provide adequate power to center to fulfill its roles, yet in actual practice, the center can maintain a dynamism and initiative not through a show of its power, which should be exercised
only as a last resort but on cooperation of states secured through the process of discussion, persuasion and compromises. तो ये एक आप journal introduction. All the government have to appreciate that they are not independent but interdependent and they should act for the maximization of common good. These words by jurist MP Jain gave us a slight idea about cooperative federalism is. तो आपने जो है मतलब क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में होता है और इसको बाद में जो है एमपी जैन के जो वर्ड्स थे उसको आपने कोट कर दिया. तो ये आपने जो है एक जर्नल इंट्रोडक्शन की शुरुआत की है. फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म envisaged that the national and state agency undertake government functioning jointly rather than exclusively. तो यहाँ मैं अंडरलाइन करना भूल गई, jointly undertake jointly. तो ये जो है आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया. फिर उसके बाद द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब एक हिस्ट्री से कनेक्ट किया. द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म entered into the lexicon of the comparative federal theory and practice when two federation, Canada and Australia, departed from the spirit of dual sovereignty to deal with the devastation of the Great Economic Depression and World War II to incite the policies and comprehensive welfare state. तो यहाँ जो है आपने पूरा जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया और उसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया. फिर इसको जो है इंडिया के कंटेस्ट में लेके आए. तो इंडिया के कंटेस्ट में ये हुआ द रिन्यूड एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया इन द 3 कंटेस्ट. मतलब इंडिया के अंदर जो रिन्यूड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है मतलब एम्फेसिस दिया गया 3 कंटेस्ट में. एक आपका जब लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, फिर एक्सट्रीम रीजनलाइजेशन हुआ और आपका पीएम मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट में जो है इस पे एम्फेसिस दिया गया. अब क्या करेंगे, अब हम इसके जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके एडवांटेज बताएंगे और इंडिया के सिनेरियो में, फिर उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं, फिर उसके बाद रेमेडी, फिर उसको कंक्लूड करेंगे. तो द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव पीपल एंड ग्रुप एक्सेस टू मैनी एवेन्यूज ऑफ इन्फ्लुएंस विच मे अदरवाइज बी इनएक्सेसिबल. तो एडवांटेज क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट वुड बी प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल फॉर फेडरल गवर्नमेंट टू अचीव नेशनल ऑब्जेक्ट विदाउट एक्टिव कॉपरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. इट इज thus crucial that federal and state government are on the same page and the same wavelength. तो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट सेम पेज पे हो, सेम वेवलेंथ पे हो. तो ये कैसे हुआ है वो हम देख लेते हैं. अब इसके कुछ मतलब कैसे कैसे ये अचीव हुआ है. इन रिसेंट टाइम 65 years प्लानिंग कमीशन हैज बीन प्लेस्ड बाय अ थिंक टैंक कॉल्ड नीति आयोग. द मेजर एम इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू एनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो नीति आयोग का काम क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का. द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी amalgamated several central and state tax into a single tax by eradicating the double taxation, making it perfect model of cooperative federalism. तो यहाँ मैंने कुछ जगह जो है अंडरलाइन करना जो है याद नहीं रहा, तो आप उनको यहाँ ध्यान रखेंगे कि अंडरलाइन करनी है. ये 14th फाइनेंस कमीशन पे अंडरलाइन नहीं हुई. तो 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड 10% increase in share of the state in center and state revenue from earlier 32% to 41%. और फिर उसके बाद मैं 15th फाइनेंस कमीशन का जो यहाँ लिखने की वो थी, मतलब बात तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ये हो रही है कि स्टेट को जो है और ज़्यादा पावर मिल गई, लेकिन क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन आ गया है तो ये ना लगे कुछ आउटडेटेड, तो मैंने सिर्फ एक ऐसी रेफरेंस के लिए ये लिख दिया है. 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया 1% टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. तो 15th फाइनेंस it was hailed as a strong move towards cooperative federalism where state and center cooperate with each other in development process with more autonomy to state. मतलब 42% अगर devolution हो रहा है रेवेन्यू का सेंटर के टैक्स से, तो आप उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रहे हैं स्टेट को. तो ये जो है ये कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो ऑफ ऑल दिस सक्सेसफुल सेंटर स्टेट collaboration, there are some contemporary issues which compel us to think, is cooperative federalism a reality or is it a myth? तो मतलब इतने सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं. आपके पास नीति आयोग है, आपके पास जीएसटी है और फिनेंस कमीशन का डेवोल्यूशन है. तो इसके तो इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ रियलिटी और अ मिथ.
तो हम पहले इसको देखेंगे कि मिथ से कनेक्ट करेंगे, फिर हम इसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो our forefathers being human took their decision with colonial experience in their mind, therefore rather than stability India preferred representative and accountability. Thus despite being federal state India adopted the parliament system. Thus party politics in India able to distort India federalism. For example, हम कैसे ये myth है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। For example, Article 356 misuse and activism by government only happen in state where opposition party is ruling. Moreover, inter-state water issue get political hype only when the different political parties ruling in different state. तो ये जो है आपने इसके जो है कुछ ड्रॉबैक्स बता दिया। आर्टिकल 356 के बारे में बताया, गवर्नर के बारे में बताया, इंटर स्टेट के बारे में बताया। The distortion has made mockery of the Article 356 as per the architect of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Article 356 was to be a dead letter. Yet political history of India speak loudly that Article 356 only bark at opposition ruled state. मतलब B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि Article 356 को जो है as a dead letter यूज करना है, लेकिन ये वहीं यूज होता है कि जहां opposition ruled state होते हैं। Moving on, in economic sphere, central government through Finance Commission and Planning Commission, now not existent, was expected to reduce the developmental imbalance in India. Instead of this, economic policy of center has always benefit state where it is party rules. तो मतलब प्लानिंग कमीशन और फिनेंस कमीशन जो अब नहीं है, उसका काम ये था कि जो भी डेवलपमेंटल इम्बैलेंस है उसको रिड्यूस करना, लेकिन जो अब इकोनॉमिक पॉलिसी जो सेंटर की होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि वो जो बेनिफिट करती है हमेशा उस पार्टी को जो वो रूल कर रही होती है। तो therefore our rational conclusion is that cooperative federalism in India is envisaged by constitution remain a myth। तो इन सारे चीज़ों से ये पता चलता है कि cooperative federalism जो constitution ने envisage किया है वो एक myth है, लेकिन however it can become a reality। तो ये reality बन सकता है if India is willing to take difficult but doable reform। अगर इंडिया जो है कुछ difficult और doable reform जो है ले सकता है तो ये रियलिटी बन सकता है। तो फर्स्ट स्टेप टू मेक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अ रियलिटी इज टू मेक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक बनाओ। एज चेलिया कमीशन ऑब्जर्व दैट नो पॉलिटिकल रिफॉर्म विल बी सक्सेसफुल इफ पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट रिफॉर्म। पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म नहीं होगी तो कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगा। दिस फ्रीडम विल प्रोवाइड फाउंडेशन टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर स्टेट विल गेन सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी फ्रॉम सेंटर। अनदर स्टेप क्या हो सकता है कि जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है उसको रिफॉर्म करो। ऑन दिस सरकारिया कमीशन हैज सजेस्टेड टू रियलाइज constitutional morality of the governor and codify convention regarding government appointment, removal and functioning. For example, consult with CM while appointing governor. तो CM से कंसल्ट करो जब गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो। However, real dispute between federal unit are on major policy issue. Honoring the foresight of the constitutional maker, we can use Article 263 जो इंटर स्टेट काउंसिल टू गेट कंसेंसस अमंग फेडरल यूनिट सो दैट द पॉलिसी रिफ्लेक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब पॉलिसी इश्यूज हैं फेडरल यूनिट्स के अंदर, लेकिन जो है हम आर्टिकल 263 को यूज कर सकते हैं टू रिफ्लेक्ट एक कंसेंसस लाने के लिए फेडरल यूनिट्स के। द एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज केस इन पॉइंट। तो ये जीएसटी काउंसिल और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका एक एग्जाम्पल है जहां हमने इस तरह से जो फेडरल यूनिट्स हैं उनके अंदर उनके बीच में जो है कंसेंसस लाया है। Further, for dealing with the interstate water dispute, we need to promote bottom-up political negotiation rather than top-down tribunal arbitration. The recent amendment to interstate water dispute is welcome on this ground. Therefore, political will for implementing it is the need of hour. तो हाल ही में जो वाटर स्टेट के बीच में जो अमेंडमेंट हुआ है वो एक आर्बिट्रेशन करेगा पार्टीज के बीच में, लेकिन एक पॉलिटिकल मतलब अमेंडमेंट तो करेगा, लेकिन एक पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने की। Thus, we can ensure that polity of India reflect cooperative federalism. मतलब polity of India reflect cooperative federalism. It is clear that on
the hand, center and state are work smoothly with each other with minimum dispute like GST or success, while on the other there are dispute at different level on the issue like inequality among state. तो पॉलिटी ऑफ इंडिया जो रिफ्लेक्ट करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और एक हाथ पे जो है सेंटर स्टेट जो है बहुत स्मूथली काम कर रहे हैं, जैसे आप जीएसटी में देख सकते हैं, और दूसरे हाथ पे जो है एक डिफरेंट लेवल के डिस्प्यूट हैं, लाइक अलग अलग स्टेट में जो है इनइक्वालिटी को लेके, ट्राइब्यूनल को लेके, और ये अलग अलग चीज़ों के जो है स्टेट के अंदर जो है डिस्प्यूट है। इसमें जो है आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक जैसे कोविड में, जैसे कोविड में क्या होता था, सेंटर की, देखो कोविड में दोनों चीजें हो सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, ये भी आ सकता है कि सेंटर जो है स्टेट एक दूसरे की मानते थे और कभी कभी जो है रिलेक्टेंट भी होते थे। तो इसमें आप जो है दोनों चीजें लिख सकते हैं। फिर टू मेक cooperative federalism a reality, we the people of India need to force change. Therefore, civil society need to come out and go to people's room and educate them on the benefit of the cooperative federalism. Citizens need to be educated that their problems are divided between different federal units, and therefore cooperative federalism could provide them meaningful resolution. Thus, making of the cooperative federalism a real fact in Indian political system is going to be prolonged conflict, but the democracy of India can ensure everyone that if the people of the India have made up their mind to live in harmonious political system, then no one can stop the change. Therefore, remember Gandhi, be the change you want to see, go out, join civil society and contribute to make history. Thus, while India does not entirely mimic a cooperative federal system, it would follow a quasi-federal system of government as said by K.C. Ware. And for the smooth functioning federation, there need to be a cooperation, collaboration, मतलब सबका साथ, सबका विश्वास. But additionally, it is also equally imperative that the center does not infringe upon state power. In famous word of Justice Nani, who dies if India lives and who lives if India dies, people of the several states sink or swim together in long run. Prosperity is not in division and competition, it is in innovation and cooperation. तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिवीजन और कॉपरेशन में नहीं है, प्रॉस्पेरिटी आपकी इनोवेशन में है। ये कट गया, यहां लिखा है इनोवेशन। प्रॉस्पेरिटी आपकी इनोवेशन में है और कॉपरेशन में है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ओके, फिर ये एक और आंसर है, इसमें इसका लिखने ये इस आंसर का लिखने का तरीका, मतलब ऐसे लिखने का तरीका मतलब इससे थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ही सुंदर ऐसे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे फ्लो में लिखा गया है, हिस्ट्री को ऐसे कनेक्ट किया गया है। तो हम इसको भी देखते हैं। आप दोनों ऐसे को एनालाइज करिए, फिर अपने ऐसे को देखिए। देखो आपने मैं बोल रही हूँ, फिर बोल रही हूँ कि किसी ने गलत नहीं लिखा होगा, बस आप ये देखना है इससे में कि आप जो है उससे कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, मतलब एक लेयर आ रही है ऐसे में, अगर वो चीज आ रही है तो आपने ऐसे अच्छा लिखा है। देखो पहले क्या है, एक इंट्रोडक्शन दिया है कि फेडरलिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो फेडरलिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड feudus, which means treaty or agreement. The federalism is the system of government in which power have been distributed between center and state. एक definition दे दी, and has to be continuously maintained difficult balance between these. Our federal structure is different than other country like USA. It is so because our federal structure has some historical essence. तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। एंड फिर उसके बाद जो है एंशियंट से लेके 1947 तक जो है इसको कनेक्ट किया है। फ्रॉम एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम, फ्रॉम मोनार्की टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, आर फेडरल सिस्टम कम थ्रू लॉन्ग वे एंड मैनी ग्रेजुअल चेंजेस। There's a king used to rule various feudal state by feudal lords, and we have example of the Chola who went one step ahead to decentralize power between the state and the people. After that जो है revolt of 1857 का बताया कि after revolt of 1857 decentralized of power started. फिर 1919 का बताया डायरेक्टली instead of the autonomy. And in 1935 they promised all India federation including province. फिर उसके बाद 1947 में India got freedom and constitution maker want to stop this unidirectional flow of because of the larger size and socio-cultural diversity. They did not put federation word in constitution but various dimension which support federalism, and they put schedule 8 which talk about the division of power in union state and list and contest.
ऑसम, मतलब बहुत, सच्ची में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मतलब इतना आप इतना कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि आप सीधे आप चले एंशिएंट टाइम से चले, फिर आप 1947 में आए, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन टच किया। तो बहुत बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके खुद के मतलब अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है और एक फ्लो आ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है, क्योंकि लिख तो सभी लोग हैं, हमने सबने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत तो सभी लिख लोगे, लेकिन अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और एक फ्लो आ रहा है तो ऐसे अच्छा है। Here is some various written and unwritten dimension which support the federal structure in India through constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का बताया है कि अपर हाउस इज रिप्रेजेंटेटिव एंड फिर उसके बाद डुअल पॉलिटी का बारे में बताया है। फिर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस रूल मोस्टली ऑल प्रोविंस एंड ऑल इन अर्ली फ्यू कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड एडा अराइज टू द प्लानिंग कमीशन। फिर उसके बाद 2014 में जो है नीति आयोग जो है उसने रिप्लेस करा। फिर टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स डिवीजन के बारे में बताया है। जीएसटी एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फेडरल बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो देयर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल टू इंस्ट्रक्ट सेंटर टू शेयर द रेवेन्यू बिटवीन द प्रोविंस। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बताया, डिस्पाइट ऑल दिस सेंटर कैप्ट रिजर्व फॉर इमर्जिंग सिचुएशन आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक द ब्रैकेट ऑफ द कंटीजेंसी फंड इज इंक्रीज एट इट वॉज बिलीव दैट द फंड इज नॉट इनफ fund is not enough. This is the मतलब this is the brownie point. Contingency fund is increased at it is believed that the fund is not enough if state comes into crisis. फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी के बारे में बताया है, बट ऑल्सो कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड सो ऑन। ड्यूरिंग ब्रेक सेंटर प्रोवाइड फाइनेंशियल एज वेल एज फिजिकल सपोर्ट। फिर एक काउंसिल सपोर्ट के बारे में बताया, देयर आर मेनी काउंसिल लाइक जोनल काउंसिल टू टॉक अबाउट अमंग देमसेल्फ। फिर अदर वेज है, सेंटर इम्प्लीमेंट सेवरल स्टेट स्पॉन्सर एंड स्कीम और सेंटर scheme which aim is to provide support to citizen, for example Ayushman Bharat scheme and PM Kisan, and is to provide financial support to farmer, but there are other scheme which support is different field like midday scheme. Okay. There are many other how center and state coordinate almost in the same way. Province provide support to local bodies, but despite all there are some unseen and foreseen challenge. फिर उसके बाद क्या है, मतलब कैसे कैसे इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद हिस्ट्री बताई एंड क्या क्या अभी इंडिया में जो है प्रेजेंट सिनारियो है। अब इसके बाद आया चैलेंजेस। Challenges में क्या है, KCY described Constitution of India is quasi-federal, but it seems like it is tilted more towards center if we see few events like over-centralized our Constitution provide provision of the president rule के बारे में बताया, and state list, but sometimes center interfere state list like during COVID-19 despite health in state center make rule and also agriculture or state like list प्रेजेंट फार्म बिल के बारे में। तो ये जो है बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, फिर उसके बाद जो है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि फाइनेंस कमीशन सजेस्ट 41% टू द प्रोविंस। फिर जीएसटी के बारे में बताया, फिर वाटर डिस्प्यूट के बारे में, फिर गवर्नर मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर गवर्नर द रोल ऑफ द गवर्नर ऑल्सो क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन प्रोविंस, फिर एलोकेशन ऑफ मोर फंड आफ्टर रिफॉर्म। फिर उसके बाद जो है एक कंक्लूजन दिया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल said in a domestic government unity and cooperation are essential. Present government is looking for Atmanirbhar and Amrit Kal, so government should focus to cater these issues in federalism because center can't grow with the province support and province can't grow without the local body support. As once our honorable PM Modi said, सबका साथ सबका विकास, time has come to implement it because despite all the problem, India is still doing well in federal system and here respect center and vice versa. Role of Niti Aayog going to play a role in bringing real federalism as it work on the bottom to up approach. So can cater everyone majority problems. So overall the federalism is move inclined towards real but need to stop to become a myth in future. Okay, तो ये ऐसे फिनिश हो गया। तो ये दो ऐसे हैं
तो आप इसको देखिए, एनालाइज करिए, आपने जो लिखा है उसमें अगर कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं तो ये देख सकते हैं। एक जर्नल ओवरव्यू तो हमने डिस्कस ही कर लेता है इससे कैसे लिखते हैं। और ये 2020 का बैच है प्रीलिम्स का, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे फ्री डेली क्विज होता है, आंसर राइटिंग होता है, और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।